इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया है अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। सभी देखने वालों की खिदमत में पैगाम चैनल टीवी से मैं जावेद नसीम आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और आप तमाम लोगों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं। आज हम बातें करेंगे उन फनकारों की कि जो अब हमारे दरमियान नहीं, और इस श्रृंखला में हम आज के जो हमारे पहले मेहमान जिन्हें हमने चुना है, जिनके बारे में बातें करने के लिए, वो हैं ओपी नैयर साहब। ओपी नैयर साहब की हस्ती, उनकी शख्सियत या उनका नाम वो तो तारुफ मोहताज नहीं। हम सभी उनके गाने सुनते हैं, नगमे सुनते हैं और सर्द होते हैं। आज मैंने खास तौर से ओपी नैयर साहब के बारे में बात करने के लिए अपने खास मेहमान को आवाज दी है। ये है जनाब आरिफ रब साहब। इनका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ही गहरा रहा, काफी तवील रहा, क्योंकि बजाते खुद ये सिंगर भी हैं, राइटर भी हैं, म्यूजिक कंपोजर भी हैं और एक चीज कुछ और भी है। बहरहाल उनकी शख्सियत में जो जवाहर छुपे हुए हैं, मुमकिन है कि शायद मुझसे कुछ छूट गया हो, तो उन तमाम बातों पे रोशनी न सिर्फ ये कि बजाते खुद आरिफ रब साहब डालेंगे, बल्कि आज हम इनसे ही बातें करेंगे ओपी नैयर जी के बारे में। आज मुझे बड़ी हैरत होती है कि ये ऑस्कर और ग्रैमी और इस तरह की चीजें जो है वो लोगों को दी जा रही है हमारी इंडस्ट्री के, लेकिन जब उनसे भी मैं तकाबुल करता हूं तो लगता है कि वो लोग क्या लोग थे। अब ये जो ऑस्कर का तो खैर छोड़ दीजिए, बड़ा मामला है। हमारे पास जो अवार्ड फंक्शंस वगैरह होते हैं, फिल्म अवार्ड, हाँ, मेरी मुराद वही है कि ये जो अवार्ड्स ये जो अवार्ड चल रहे हैं सिलसिले, अब तो यहाँ तक बात खुलकर आ गई, ओपन हो गई है कि अवार्ड दिए नहीं जाते, अवार्ड खरीदे जाते। इस बात पे मैं चाहूंगा कि आप ही बताएं कि वो वाकया क्या हुआ था कि जब प्रीतम साहब को अवार्ड दिया गया था और शाहरुख खान ने क्या कहा था। ये काफी लोगों ने देखा भी होगा कि वो वाकया क्या था। आज आप हमारे रब साहब से भी सुन लीजिए कि आज के दिए जाने वाले अवार्ड की हकीकत क्या है। नहीं था, मैं ये बात जो है ना बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, लेकिन प्रोग्राम मैंने सुना है, मैंने देखा है। देखिए, ऐसा है कि ये बात अब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि अज़ब मिन अश-शम्स है, बिल्कुल कि इंडस्ट्री में अब अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स की कोई कीमत इसलिए नहीं रही कि लोगों को या तो पकड़ पकड़ के अवार्ड दिए जाते हैं, या फिर अवार्ड खरीद लिए जाते हैं, या फिर किसी अपने मनचाहे आर्टिस्ट के जरिए ये फरमाइश की जाती है कि भाई मैं आपको ये पैसे दे रहा हूं, मुझे अवार्ड फला से दिलवाएं। तो ये कहना चाहिए कि काम जो एक खुलकर आ गई है, हकीकत एक इबादत का दर्जा जो काम रखती थी उस जमाने में, और संगीत खत्म हो गया है ना साहब। देखिए, संगीत के बारे में मैं आपको एक वो दूंगा। शमा में मैंने किसी मौके पर पढ़ा था कि फिल्म मुगल आजम जब बन रही थी, संगीत की बात कर रहा हूं, संगीत पे जो मेहनत होती थी इसकी बात कर रहा हूं मैं जी। तो के आसिफ साहब एक दिन शाम को नौशाद साहब के पास आए, आके कहने लगे, साहब मुगल आजम हम जो जिस यानी मौजू पर बना रहे हैं, इसकी तो ऑलरेडी एक फिल्म ऑलरेडी आ चुकी है जिसका नाम है अनारकली, कामयाब भी हो गई है, और उसकी मौसीकी जो है ना बहुत कामयाब जा रही है, सारे लोगों में बहुत पसंद जी। लेकिन अब जब हम इतनी कामयाबी के बाद में जब ये यानी प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो फिर हमारा प्रोजेक्ट जो है ना जब तक ऊंचा नहीं होगा तो लोग हमको सुनेंगे नहीं, हमको देखेंगे नहीं। तो नौशाद साहब ने कहा कि ठीक है, जाहिर है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो उतने में एक गीत का जो है ना वो था, शीश महल वाला माल, प्यार किया तो करना क्या झूठा, उसकी बातचीत रही। जरा मौजूद से मैं हट रहा हूँ। मूसीक़ी चूंकि जाके आपने कहा कि आज मूसीक़ी का जो स्टैंडर्ड जो गिर गया है, आज मूसीक़ी, देखिए म्यूजिक डायरेक्शन में दो चीजें होती है, एक होती है कंपोजिशन, दूसरा होता है डायरेक्शन। बिल्कुल, आज दोनों चीजें नहीं, आज जो है ना कॉपीइंग है और प्लेइंग ऑफ द नोटेशन। आज तो ना तो कंपोजर है ना म्यूजिक डायरेक्टर है, आपने तो इंटरनेट से प्लग इन किया किसी ट्रैक को, उसके बीट्स ले लिए और उसको जो है ना आप सिंक्रोनाइज किए और आप डाल दिए, किसी को बुला के खड़ा करे और गीत गवा दिए, ये मामला हो गया। तो आज कंपोजर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिचुएशन पे जो गीत चाहिए उसकी धुन बनाने वाला कोई है ही।
खुली। करेक्ट, बिल्कुल सही तज्जिया आपका, आपने आप बिल्कुल एक ट्रैक दे दिया कि भाई आप इसके ऊपर कुछ भी कर लीजिए, जी। ऐसा मामला होगा। तो शाम का खाना जो है ना नौशाद साहब के घर पर ही हुआ, और नौशाद साहब ने शकील बदायूनी साहब को फोन किया कि आसिफ साहब आए हुए हैं, आप भी आ जाए। ये मैंने पढ़ा है जी। इदरिस देहलवी का जो है ना जी, लिखा जी। हुआ, वो लोग ये कहेंगे कि भाई क्या आप देखे थे क्या, ऐसी बात नहीं। नहीं, हर वो चीज शमा और सुषमा में वो आपके उस जमाने में authentic होते बहुत थे। सारे बहुत ही Authentic ऑथेंटिक और होते थे वो। तमाम चीजें जो क्योंकि तमाम वो कर्नल वाकयात, जाते थे बिल्कुल ना, बिल्कुल कर्नल जाके इंटरव्यू बिल्कुल करते थे। बिल्कुल वो रिलेटेड थे ना हाँ। इंडस्ट्री से। तो जब शकील साहब आ गए, कियासिफ साहब आए, नौशाद मतलब कियासिफ साहब तो वहीं थे, नौशाद साहब आप लोग जब रात का खाना खाए, खाने के बाद नौशाद साहब की म्यूजिक रूम में जो है ना तीनों दाखिल हो गए। अब रात का खाने के बाद से जो है ना म्यूजिक सेटिंग शुरू हुई। जी। नौशाद साहब धुन बनाते, शकील बदायूनी साहब मुखड़ा लिखते, कियासिफ साहब को पसंद नहीं आता, तर्क हाँ। निकाल दिए। अच्छा, आप मुखड़ा लिखते, उस पर नौशाद साहब धुन बनाते, शकील साहब को पसंद नहीं आता कि ये जो मुखड़ा मैं लिखा हूं इससे जो है ना आपकी म्यूजिक मेल नहीं कर रही है। हाँ हाँ। अच्छा, ये होने के बाद नौशाद साहब धुन बनाते, शकील साहब मुखड़ा लिखते, नौशाद साहब बोलते कि भाई आपका जो कहते हैं कि शकील बदायूनी साहब ने उस मुखड़े को 105 बार लिखा था। 5 बार, और जब आखिर में हार गए, हाँ। हार के शकील बदायूनी आसिफ साहब ने कहा हाँ। कि नौशाद साहब अब इस मामले को यहीं पे खत्म करते हैं, हाँ। इंशाल्लाह दूसरी सीटिंग में कोशिश करेंगे। तो नौशाद साहब ने एक लफ्ज कहा हाँ। कि भाई जब वकली में सर्दियां हैं तो मुस्तल से क्या हारना, क्या डरना, क्या डर, मुस्तल से क्या डरना। जी। बोले शकील साहब बोले कि मुखड़ा बन गया। हाँ। प्यार जैसे मुस्तल में जब सर्दियां हैं, उखली में सर्दी है तो मुसल से क्या डरना, तो मुस्तल से क्या डरना। डरना को पकड़ कर उन्होंने कहा कि प्यार किया तो डरना क्या। और जैसे वो बनी, तीनों बोले कि वाह वाह वाह, इससे क्रिएटिव लोग थे और बात से बात निकालते थे। और तो जब ये मुकम्मल हुआ, जी, वो अब ये मुकम्मल करके बात ही कर रहे हैं, म्यूजिक रूम पर दस्तक हुई। नौशाद साहब की मुलाजिमा जो थी वो कही के साथ नाश्ता तैयार है। रात का खाना खा के अंदर गए थे, नाश्ता तैयार है। फिर बाद में शकील साहब जो मुखड़े लिख के पेपर फेंकते रहे, कहते हैं कि मुलाजिमा ने जब झाड़ा तो एक बास्केट जो है ना पेपर जमा कर, जी जी जी, वाकई वो मैंने पढ़ा था कहीं पे कि सब ये जो है ना वो यानी क्या बोलेंगे आप, तगौदो थी ये लोगों में जी, एक जो ना एक डेडिकेशन था। वही तो कि काम जो है इबादत। वही वजह है कि आज आप जितने भी प्रोग्राम देखेंगे, चाहे ऑर्केस्ट्रल हो, चाहे वो स्टेज शो हो, चाहे कोई छोटे से छोटा जो है ना शादी का प्रोग्राम हो जाने दीजिए, कोई नया गाना आपने सुना? जी, कोई ऑर्केस्ट्रा में कोई सिंगर को नया गाना गाते हैं आपने? नहीं, वो जो जादू था उस दौर का 60s का हम खास तौर से कहेंगे, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में हमारा जो 60 का दशक रहा, ये इसको यूं कहा जा सकता है कि व्हेन मेलोडी वाज क्वीन। वो एक दौर था 10 साल का जो था, मेलोडी एंड रिदम के ऊपर इतना जो है ना कंपटीशन होता था। उसके पहले के दौर के बाद ये जो 60 का दौर जब शुरू हुआ, तो उसके बाद मैं समझता हूं कि हर संगीतकार ने अपना एक बेस्ट दिया, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो दौर ही कुछ ऐसा आ गया था, शायद ऐसी हवा चल रही थी या संगीत का ऐसा मौसम आ गया था, कॉम्पिटिटिव था और हेल्दी कंपटीशन होता था। देखिए, कंपटीशन में भी एक चीज थी ना कि किसी की कोई चीज किसी से मिलती नहीं थी और अच्छा, चीज बनने के बाद एक दूसरे से डिस्कशन भी करते थे, वहां पर ईगो नहीं आता था। एक मुझे जरा ओपिनियन साहब के मौजू से हटके भी कुछ बातें, बिल्कुल फिल्म बातें फनकारों की है, बातें फनकारों की है। तो फिल्म देख कबीरा रोया जी में एक गीत है मन्ना डे का बड़ा मशहूर, क्या है वो गीत, मदन मोहन साहब की मुझे में, कौन आया मेरे द्वारे पायल की झनकार लिए। तो ये जब धुन बनी, मदन मोहन साहब ने धुन बनाई, बनाने के बाद जो है रफी साहब को बुलाया, नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग थी। और अच्छा, ये सारी चीजें जो है ना, वो क्या मैं इंडस्ट्री में भी लोगों से सुना हूं जो उनके साथ उठते बैठते थे, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे ये देखने के और सीखने का जो मिला, शमा से बहुत ज्यादा मेरे को जो है ना इसकी तरकीब मिली थी। मैं बहुत यानी फैन था शमा का और छोड़ता नहीं था कभी भी शमा। तो और वो इसलिए भी कि वो ऑथेंटिक न्यूज होती थी शमा की। उड़ी आजकल जैसा जो है ना किसी के बारे में कुछ भी लिख दे रहे हैं सिर्फ तशहीर के लिए, वो बात नहीं होती थी, हक पे यानी एक बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ हक़ पे मबनी होती थी। बिल्कुल। तो मदन मोहन साहब रात को रफी साहब को बुलाए, पूरी रिहर्सल हुई, कंप्लीट हो गई। दूसरे दिन सुबह में जब स्टूडियो को जा रहे थे रिकॉर्डिंग के लिए, तो इत्तेफाक से एसपी बर्मन साहब की कार बाजू से गुजर,
किसी सिग्नल पर दोनों का जो है ना बाजू बाजू, जैसे तो सब एस डी बर्मन साहब को दादा कहते थे सब, क्योंकि बंगाली आदमी थे, बंगाली आदमी को दादा, बड़े भाई को जो दादा कहते। तो मदन मोहन साहब ने दादा नमस्कार जो भी है वो किए। बोले कहाँ जा रहा है? बोले मैं रिकॉर्डिंग पे जा रहा हूँ। तो बोले क्या कौन सी रिकॉर्डिंग है? तो बोले रात में मैंने एक जो है ना रफी साहब के साथ रिहर्सल की है। तो बोले जरा बाजू ले कार, एस डी बर्मन साहब। तो कार थोड़ी दूर बाजू ले, बोले क्या क्या धुन बनाया जरा सुना। तो आपने फिर कौन आया? तो आज की रिकॉर्डिंग के अंतर्गत कौन कह रहे हैं? एस डी बर्मन साहब मदन मोहन साहब से। तो बोले दादा समझा नहीं। तो कैंसिल। तो वो फोन कर दिया वहां पर मदन मोहन साहब जी करके, बोले कि अपने म्यूजिक रूम को लेकर चले गए। तो पंचम आर डी बर्मन जो है ना, वो असिस्टेंट तो हुआ करते थे ना एस डी बर्मन साहब के, वो और बासु मनोहरी मारुति ये लोग जो होते थे, ये पूर्वों की टीम वहां बैठी हुई थी। तो आप बुला के बोले कि बड़ा धुन सुना। वहां तो ओरल सुनाए थे, जबानी सुनाए था ना, धुन सुना। तो आप मदन मोहन साहब ने सुनाया। सुनाते बोले कि मदन इसको तू जो है ना मनाड़े से गवा। मदन मोहन साहब परेशान, रात भर मैंने रफी साहब को जो है ना रिहर्सल करवाया और आप कह रहे हैं कि तो तुझे मेरी बात मंजूर है तो बोल दे। तो बोले दादा आपके सामने मैं मुंह क्या खोल सकता हूँ। तो जब फोन की रफी साहब तो बोले रफी तूने, क्योंकि बंगाली लोग सब ऐसे ही बात करते हैं ना, रफी तूने रात में मदन के साथ कोई गाने पे रिहर्सल की है? तो बोले हाँ दादा किया हो। तो मैं चाहता हूँ कि वो गीत मन्नाड़े गा ले। तो बोले दादा आप कहते हैं तो मुझे क्या एतराज होता है। फिर नेक्स्ट डे के लिए स्टूडियो बुक किया गया जी। मन्नाडे को वहीं पर बुलाया गया। कहां पर? एस डी बर्मन साहब की म्यूजिक रूम में। और वहीं पर जो उन्होंने रिहर्सल गए। नेक्स्ट डे जब रिकॉर्डिंग के लिए टीम गई तो सबसे पहले वहां पर मौजूद रफी साहब। ये मतलब ऐसा है ना, जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो सबसे पहले मन्ना डे को गले मिलकर मुबारकबाद मोहम्मद रफी साहब। ये वाकया मुझे मालूम है। और आप देखिए कि आज हमारे जो देखने वाले हैं वो भी ये जो है सिर्फ वाकयात नहीं है, ये किस्से नहीं, लेसन है साहब। ये माजी की वो बातें हैं जो हमें आगे जिंदगी जीने का ढंग सिखाती हैं, हमें किस तरह से जीना है, कैसे अपने बड़ों की इज्जत करनी है और अपने अखलाक को किस मयार का रखना है। इन चीजों में, इन कहानियों में वो बातें भी हमें नजर आती है। बातें तो हम कर रहे थे ओपिनियर साहब की, और ओपिनियर साहब से बातें करते करते हम चले गए बर्मन साहब की तरफ। अपने कई लोगों की जिंदगी बनाई। सबसे पहले तो यानी बड़ा नाम आपको मिलेगा महेंद्र कपूर साहब का। महेंद्र कपूर साहब को इक्का दुक्का कोई गीत मिल जाता था, क्योंकि वो वाहिद शागिर्द रफी साहब के थे। रफी साहब की एक ही शागिर्द, एकलौते शागिर्द होते वो नहीं। एक शागिर्द तो खैर महेंद्र साहब थे मेल में, और उसे आप शागिर्द कह ले, शागिर्दा कह ले, वो उषा तिमोथी शागिर्दा थी, शागिर्दा, बस यही रहे। लेकिन इनके बारे में भी जब मैंने एक दफा मालूम किया था, मेरी मुलाकात हुई थी जब रफी साहब की बेगम से, तो ये सवाल जब मैंने उनसे डाला था तो उन्होंने कहा था कि अगर देखा जाए तो रफी साहब ने कभी अपना कोई शागिर्द बनाया ही नहीं। ये तो उसको कहते हैं। मैंने कहा कि लेकिन तो मैं इनको अम्मी हुजूर कहता था, तो मैंने कहा कि अम्मी हुजूर, मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है कि महेंद्र जी जो थे उनके वाहिद का नहीं, वो एक शागिर्द जो होते हैं जैसे कि एक उस्ताद बैठ के सिखाता है, रफी साहब ने वैसे कभी नहीं सिखाया। खाली वो आते थे दिल से उनको अपना गुरु माना। महेंद्र जी को नहीं, एक और बात थी, कहते कि महेंद्र जी को जब भी कोई गाना मिलता था तो वो सीधा आते थे कि भाईजान ये गाना मिला है, क्या करना, बोले तू गा। और फिर वहां पे अगर कोई बात नजर आती थी तो सिर्फ ये कहते थे महेंद्र तू इसको यूं कर ले, बस वही थी उनकी। उसी को जो है वो आप उस्तादी कहें या जो भी कहें। अगर एक लफ्ज भी किसी से आप सीखते हैं, हाँ, तो ये इन लोगों का भी बड़ा रूहानी उस्ताद जिसको आप कहते हैं, वो रूहानी उस्ताद थे। और अब तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्री से बाहर भी लोगों के अंदर इतनी ज्यादा अनापरस्ती आ गई, बल्कि अनापरस्ती से ज्यादा खुद परस्ती आ गई। एक इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं लोग कि मैं जो हूं बस मैं हूं और मुझ जैसा कोई नहीं। एक वाकया मुझे इस ओपी नैयर साहब के वाकये से हट के एक वाकया मुझे याद आ गया कि एक बार आपने मदन मोहन जी का जिक्र किया। मदन मोहन जी अपने बेटे संजीव कोहली के साथ किसी जगह जा रहे थे बाई कार, कि रास्ते में उन्हें कुछ खाने की ख्वाहिश हुई, तो एक ढाबे के किनारे उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी, अंदर गए जाकर एक कोने में बैठ गए। दूसरे कोने पर नजर डाली तो देखा कि एक टेबल पे बहुत भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ से लोग जो है उस टेबल को घेरे हुए। तो ये हैरान हुए कि भाई वहां ऐसा क्या हो रहा है, कितने सारे लोग वहां पे घेरे हुए हैं। तो अचानक उनकी निगाह पड़ी, अब देखा कि उनको लक्ष्मी
कांत नजर आए। तो लक्ष्मीकांत जब नजर आए तो इन्होंने संजीव से कहा कि लगता है कि वो लोग वहां पे ऑटोग्राफ ले रहे हैं। उन्होंने जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला, कहा जाओ तुम भी ऑटोग्राफ लेके आओ। तो ये चले गए वहां ऑटोग्राफ लेने के लिए। जब लक्ष्मी जी ने देखा संजीव को तो अरे सादे मोहतरम जिसके लिए अरेंजिंग हाँ, तो अरे साहब आप संजीव आप यहाँ, मैं पापा के साथ आया हूँ। कहाँ है पापा? बोले वो बैठे हैं। इतना सुनना था कि उस कागज के टुकड़े को लेके दोनों दौड़े हुए गए मदन मोहन के ऑटोग्राफ के लिए। क्या उन्होंने जाके पहले तो पैर छुए और कहा कि ये आप शर्मिंदा कर रहे हैं, हम आपको ऑटोग्राफ देंगे। कहा नहीं, आज तो तुमने ही ऑटोग्राफ देना है। और वजह इसकी ये है कि तुमने वो जो गाना बनाया था ना, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें, इसमें तुमने जो कंपोजिशन बनाई है और फिर लता बाई ने और रफी साहब ने जो गाना ये गाया है, मैं इसको कितनी बार सुन चुका हूं मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और मैं तो तुम्हारा फैन हूं, तो आज तुम मुझे ऑटोग्राफ दोगे। अब ये लोग हजार सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? कहा नहीं, आज तो ऑटोग्राफ तुम्हें देना है। तो अब ये देखिए आपके मदन मोहन जी और फिर कहा लक्ष्मीकांत। नहीं, लक्ष्मीकांत तो इनके अरेंजर थे ना। देखिए मैं तो वही कह रहा हूं ना, कहाँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कहाँ मदन मोहन जी। लेकिन जब मोहब्बत की बात आई, इज्जत देने की बात आई, अपने अखलाक का मुजाहरा करने की बात आई, इनकी सारी थी लोगों में। वो आपस में एक जो कंपटीशन वाली बात थी ना, वो कहीं नजर नहीं आ रही। सवाल ही नहीं पैदा। और सबसे बड़ी बात ये, कोई अगर अच्छा काम करता था, खुद रफी साहब का मैंने पढ़ा भी है कि जब किशोर कुमार, जिस जमाने में उनकी रिवैलरी की बड़ी दास्तानें थी, उससे बहुत बड़े आम थे, उस जमाने की बात है कि जब किशोर कुमार कोई अच्छा गाना रिकॉर्ड करते थे तो रफी साहब उन्हें बुके भिजवाते थे, और अगर मौका मिलता तो जाके मिलते थे और मुबारकबाद देते थे। साहब वो क्यों कांग्रेस के दौर में, संजय हमारे इंदिरा गांधी साहबा के दौर में, जब किशोर कुमार को ऑल इंडिया रेडियो पे बैन कर दिया गया था, जी तो उसको लिफ्ट करवाने वाले कौन थे? हज से वापस आते ही रफी साहब को जब ये इत्तला मिली कि किशोर कुमार के गाने बैन कर दिए, सिर्फ रेडियो सिलोन से ही बज रहे हैं, उन्होंने मालूमात की कि वजह क्या है बैन करने की। तो बोले संजय गांधी का उनका कुछ खैर वो एक अलग किस्सा है, समझिया। तो बोले कि आप बॉम्बे से पर्सनल फ्लाइट ले जाके इंदिरा गांधी साहब 4 घंटे मौजूद रहे, और वहां भी यही था। जब इंदिरा जी ने कहा कि आप चले जाएं, मैं हटवा देती हूँ, इन्होंने कहा जब तक मैं हटवा नहीं लेता मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। ये जो लोग थे वो कहते हैं ना कि मतलब इनकी, ये जो बड़े फनकार थे, इनकी फनकारी में सिर्फ इनकी बड़ाई छुपी हुई नहीं है, बल्कि इनकी अखलाक में, इनकी शख्सियत में वो बड़ाई छुपी हुई थी। बहरहाल वापस आते हुए हम फिर आएंगे ओपी नैयर साहब की तरफ। तो ओपी नैयर साहब की पैदाइश मेरे ख्याल से 1926 में हुई थी, हो सकता है लाहौर में हुई थी जी। तो अगरचे आज ओपी नैयर साहब हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उनके सैकड़ों गीत आज भी हमारे दरमियान जिंदा हैं। जब तक फिल्मी दुनिया और मौसीकी की दुनिया बाकी है, उनकी धुनें, उनके गीत। एक फिल्म आई थी हावड़ा ब्रिज, मेरे ख्याल से उसमें नैयर साहब जी। और उसमें मधुबाला जी ने एक गीत अदा किया था जी। आपको याद है वो गीत कौन सा था? याद नहीं है मुझे, बताइए। आइए मेहरबान, हाँ, बैठिए जान। ये मैंने जब इस गीत को सुना था, हालांकि उस वक्त में बहुत केएन सिंह और उस पर बार में वो गाते हैं, तो वो जो गीत था ना, मैंने जब उसको सुना, मतलब न जाने क्यों मैंने देखा कि उस गीत में उसकी कंपोजिशन के साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने आशा जी से आवाज का इस्तेमाल करवाया है, आज भी अगर आप उस गाने को सुनते हैं तो वो गाना आपको तरोताजा ही लगता है। उसकी जो अदायगी है, उसके जो पैटर्न बना है, उसकी जो कटिंग्स हैं, वो आपको जो है ना मजबूर करती है कि बार बार उसको सुने। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। उसी गीत का नहीं साहब, देखिए अब विश्वजीत का वो सिर्फ, अच्छा ये एक शख्स ऐसा है जी मौसीकारों में, ओपी नैयर, जिन्होंने कुछ गीत बगैर रिदम के रिकॉर्ड कर, ये बड़ी खास बात थी, जिसमें आप ये बड़ी खास बात। वो गीत ले लीजिए, मेरे सनम गालिब, पुकारता चला हूं मैं, अच्छा सिर्फ गिटार का जो है ना आप कॉर्डिनेशन दे रहे हैं, और पूरा गीत आपका होगा, और उसमें कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं, कोई जो है ना रिदम ही नहीं। और वो गाना बहुत ही मकबूल भी हुआ, और मैं समझता हूं कि आज भी स्टेज पे गाने वाले जो रफी साहब की आवाज में गाने गाते हैं, जब तक इस गाने को ना गाएं लगता है कि उनका प्रोग्राम कंप्लीट मुकम्मल नहीं हुआ। उसके बाद एक और गीत बनाए थे, वो क्या, लाखों ने यहाँ दिल वाले, महेंद्र कपूर की आवाज। तो ये क्या है मालूम है, फन का जो यानी माहिर होता है,
हालांकि जैसे कि आप सीधे हुए नहीं थे भाई, ये कुदरती देन थी। हाँ, वो जो कई लोगों को चीजें मतलब ऊपर वाला बदियत कर देता है तो उसका मुकाबला तो आप नहीं कर सकते। गॉड गिफ्ट जिसको, और कोई भी फन जो होता है वो अल्लाह की तरफ से वदियत किया जाता है, आप सिर्फ उसे एनहेंस करते हैं अपने रियाज के जरिए, अपने इल्म के जरिए, आप सिर्फ उसे एनहेंस करते हैं, लेकिन वो फनकारी जो होती है वो तो इनबिल्ट होती है। चुनाचे हमारे पास हैदराबाद में भी जी। एक बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं जो आपके बहुत करीब रहे हैं, मेरे तो खैर बहुत यानी करीबी ताल्लुकात थे, जी। जिनको तिलमिजुर रहमान कहा जाता था। तो किसी उस्ताद से सीखे नहीं थे, लेकिन कई उस्तादों के उस्ताद कहलाते थे। जी जी जी। उस्तादुल असातिज़ा जिसको कहा जाता था, हज़रत रहमान जामी। जी जी। वो ये बात पे मुझे याद है, तो वो कहे कुदरती अभी वही बेसाख्ता मुझे याद है कि अब उनकी बात ले लीजिए कि उस्तादुल असातिज़ा थे वो, और न जाने उनके कितने बेशुमार शागिर्दान पूरी दुनिया में, सारी दुनिया को सिखाने वाला वो। लेकिन बस ये है कि ऊपर वाले की बातें हैं ये। आपसे भी मुझे याद आ गई, इस बात पे याद आ गई कि कुदरती दिन ये मुझे रहमान जामी साहब से मतलब एक अफसोस रह जाएगा, क्योंकि मुझे उनके साथ एक बार और भी बैठना था। उन्होंने इस बात की ख्वाहिश जाहिर की थी जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि जावेद मियां, तुमने मुझे मेरे बचपन तक पहुंचा दिया, और तुमने जिस अंदाज में मेरा इंटरव्यू किया आज तक किसी ने ऐसे नहीं कर। नहीं, वहां पर मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने उनको रहमान जामी से खिताब नहीं किया था। हाँ। आपने उनको कहा कि मोहम्मद अब्दुल रहमान जामी जुनैदी या कुछ था वो, तो जैसे मोहम्मद अब्दुल रहमान आ गया आते वो जो है वो देखिए ये आपको कैसे मिली, कहाँ से मिली इत्तला, आते वो अपने बचपन में चले गए। हाँ, मुझे याद है, बड़े खुश हुए थे। बहरहाल तो आज हम बातें कर रहे थे मशहूर जमाना म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर साहब की, जो कि अब हमारे दरमियान तो नहीं है, लेकिन उनके बनाए हुए नगमे, उनके बनाए हुए गीत आज भी उनके गुलकारों के जरिया हम तक पहुंच रहे हैं, हम सुन रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, और आगे भी फिर किसी और फनकार को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। ये प्रोग्राम जो आज का था ये हम पेश कर रहे थे पैगाम टीवी चैनल की जानिब से, और आगे भी आपके सामने हम इसी तरह के प्रोग्राम पेश करते रहेंगे। शर्त यह है कि आप हमारे प्रोग्राम को देखें, लाइक करें और यूट्यूब पे शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।